फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रोल ऑफ कास्ट इन इंडिया, कि हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट क्या रोल प्ले करती है, कि जाति की क्या भूमिका है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी जितनी 28 स्टेट्स एंड स्टेट्स के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी भी बहुत देखने को मिलती है, और उन्हीं डाइवर्सिटी के बेसिस पे यहाँ पर बहुत सारी जातियां या धर्म के लोग रहते हैं, और वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जाति की जो संरचना है, वो पुराने धर्म ग्रंथों में जो वर्ण व्यवस्था थी उसी पर आधारित है। पुरानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती थी, कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण, शासन का काम करते थे उन्हें क्षत्रिय, व्यापार जो करते थे उन्हें वैश्य, और जो और बाकी के जो काम करते थे, जो इन तीनों वर्गों की सेवाओं का काम करते थे प्रमुख रूप से, उन्हें शूद्र कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो एक वर्ग विभाजन किया गया था काम के आधार पर, इसको काम के आधार पर ना कह के जाति के आधार पर निर्धारित कर दिया गया, कि क्षत्रियों में जो जन्म लेगा वो क्षत्रिय ही रहेगा, चाहे वो शासन का काम करे या ना करे। ब्राह्मणों में अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करेगा, तब भी उसको उसी जाति का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो धीरे धीरे काम के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था ना रह के जन्म के आधार पर निर्धारित कर दी, कि चाहे कोई भी काम करे, लेकिन उस वर्ग व्यवस्था जो थी उसमें जो जहां जन्म लेगा वो उसी जाति का हो जाएगा। और इसी कमी की वजह से भारत में जाति व्यवस्था इतना दृढ़ आधार प्रदान कर गई कि लोगों के जीवन में, सोच में, हर जगह ये जाति व्यवस्था घुस गई, जिससे कि यहाँ बहुत जातिवाद देखने को मिलता है, बहुत ही भेदभाव देखने को मिलता है, कि जो भारतीयता है, कि भारतीयता ढूंढने को नहीं मिलती, कि हम सब इंडियंस हैं। कि कोई किसी से अगर पूछा जाए ना, नॉर्मली पूछे कि आप कौन हो, तो वो अपने आप को कास्ट से डिनोट करके बताएगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ। कोई किसी की भी डायरेक्ट ये वर्डिंग किसी की नहीं निकलेगी कि मैं भारतीय हूँ। और इसीलिए प्रोफेसर घुरिये ने जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया है, कि इंडिया का कास्ट सिस्टम जो है वो एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी संस्था का रूप ले चुका है जहां पर इस जाति की सदस्यता जन्म से निश्चित होती है, ना कि कर्म से। सेकंड चीज प्रोफेसर घुरिये ने कहा है कि पहले तो वर्ग के आधार पर या काम के आधार पर जाति होती थी, लेकिन अब तो जातियों के आधार पर काम निर्धारित किया जाने लगा है, कि आपके जो माता पिता थे या आपके जो वंशज थे ये काम करते, तो आपको भी पुश्तैनी यही करना पड़ेगा, कि कर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर अब कर्म निर्धारित होता है। नेक्स्ट, कि भारत की जो सामाजिक स्थिति है या समाज का जो ढांचा है, जो जातियों का जो सोपान बनाया गया था, उसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्रदान किया गया था, और वो अब भी वैसा ही है। अब तो सिर्फ ब्राह्मणों का एजुकेशन पे सिर्फ ब्राह्मणों का आधिपत्य तो नहीं है, फिर उन्हें उच्च स्थान क्यों दिया गया है। नेक्स्ट है कि वैवाहिक संबंध इंडिया में जो होते हैं, वो वैवाहिक संबंध भी जातियों पर ही निर्भर होके रह गए हैं, कि जातिगत वैवाहिक प्रथा या अंतर जातीय विवाह देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, जातियों के आधार पर ही खान पान या आदान प्रदान की प्रथाएं हो गई हैं। जैसे कि ब्राह्मण ये समझते हैं कि सच्चाई यहाँ है या नहीं, कि भाई वो सात्विक भोजन करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते, जबकि शूद्र इन चीजों को ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है, गांव तथा शहरों में जाति के आधार पर ही पृथकता देखने को मिलती है। जैसे पृथकता, गांव की संरचना भी ऐसे बनाई जाती है कि मंदिरों में प्रवेश या मंदिर के आसपास जो घर है, या फिर इस प्रॉपर्टी इस पोर्शन में इस जाति के लोग रहते हैं, इधर इस जाति के लोग रहते हैं, वो ढांचा एक तरीके से बना दिया गया है भारतीय समाज का जातियों। तो उसी बेसिस पे जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इस इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट क्या मायने रखती है, कि इंडिया को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री एक वेलफेयर स्टेट का भी रोल प्ले करती है, कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाती है, और उस कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत
सभी को समान सारे अधिकार, स्वतंत्रताएं, सारी चीजें समान दी गई हैं, तो फिर जाति के आधार पर ये भेदभाव या असमान व्यवहार क्यों किया जाता है, या राजनीति में जाति क्या महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। और जाति के इसी अध्ययन को लेकर बहुत से थिंकर्स ने अध्ययन किया था इंडियन पॉलिटिक्स को, कि इंडियन पॉलिटिक्स में चुनाव हो, चाहे प्रतिनिधि चुनना हो, चाहे वो पंचायत सत्र पे है, चाहे संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सबका चुनाव जाति को मद्देनजर रख के क्यों किया जाता है। जाति को ही एक विस्तृत आधार क्यों प्रदान कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज जो ये प्रूव करती है कि भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, तो वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती हैं वो भी कास्टिज्म के बेसिस पे बनती है। और कास्टिज्म के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जांपल हैं जैसे द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जाति के आधार पर जिनका निर्माण किया गया है। जैसे मराठाओं की शिवसेना को भी मराठाओं की है, जाति के आधार पर एक तरीके से निर्मित किया गया है। तो सबसे पहले अगर जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के गठन की बात की जाती है तो तमिलनाडु का नाम ही आता है, कि वहां ब्राह्मणों तथा दूसरे उच्च वर्गों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए या ये माना कि नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति सर्वोच्च है, और द्रविड़ मुनेत्र कंगडम का निर्माण किया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप, कि सिर्फ राजनीतिक दलों का गठन ही नहीं किया जाता, उन राजनीतिक दलों का जो अध्यक्ष होता है वो भी जातिगत आधार पर निर्वाचित किया जाता है। जैसे कि हरियाणा का एग्जांपल हम देखें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बहुत लंबे टाइम से कि जाट जो समुदाय है उसको डिनोट किया जाता है कि हमारा मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने इस पूरी पार्टी को तोड़ के एक पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया, जो भी हैं हमारे। लेकिन हरियाणा में हमेशा से वर्चस्व रूप से एक सुप्रीमेसी के तरीके से जाट समुदाय, जाट बहुल क्षेत्र है, तो उसी को एक मुख्यमंत्री के एस्पेक्ट से स्वीकार किया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी हम इसी रूप में देखते हैं कि इस पार्टी का अध्यक्ष, या अगर ये पार्टी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हम अपनी कास्ट को ही ज्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशियों का चुनाव। हाँ, जब इलेक्शन होता है, हम वोट डालने जाते हैं, तो ये चीज तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कास्ट का कौन सा प्रत्याशी है, और इसी हिसाब से राजनीतिक दल ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमें अपना उम्मीदवार उतारना है, तो इस क्षेत्र में कौन सी कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से उसी कास्ट का प्रत्याशी उतारा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है जातियों के नाम पे आरक्षण, और ये इंडियन पॉलिटिक्स में जाति इतना ज्यादा रोल प्ले क्यों करती है, क्योंकि रिजर्वेशन मिला हुआ है। और ये रिजर्वेशन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया गया था, कि जो शेड्यूल कास्ट थी, जो पिछड़े वर्ग थी, पिछड़े क्योंकि ये इस टाइम पे इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट से दूसरी अपर कास्ट से बहुत डाउन थे, इनको भी उस एक समान विचारधारा या समान इक्वल लेवल पे लेके आने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया था 10 साल के लिए। लेकिन ये रिजर्वेशन अब 10 साल पूरे होने के बाद नेक्स्ट 10 साल बढ़ा दिया जाता है, नेक्स्ट 10 साल बढ़ा दिया जाता है। जैसे 2020 में ये रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 में खत्म होने से ही पहले 126वें अमेंडमेंट 126 अमेंडमेंट किया गया और इसको 2030 तक कर दिया गया। लेकिन अब इकोनॉमिक रिजर्वेशन की जरूरत है, ना कि कास्ट रिजर्वेशन की, क्योंकि अब उन कास्ट में भी जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक है। लेकिन ये रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन क्यों खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं है इन कास्ट का, अब ये वोट बैंक बन चुका है कि अगर हम इनका रिजर्वेशन खत्म किया गया तो कोई भी पार्टी या रूलिंग पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि इनके वोटों को वो गवा दे। नेक्स्ट है वोटिंग बिहेवियर, और वोटिंग बिहेवियर डिपेंड करता है मतदाताओं पे। और मतदाता जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो अपने कास्ट के उम्मीदवार को सबसे पहले ढूंढते हैं कि
हमारे कास्ट का ये है, यही हमारा बना करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की जो भी रूलिंग पार्टी आती है वो अपने मंत्री परिषद के निर्माण में भी ये जोड़ घटा गुना भाग करके देखती है कि मंत्रिमंडल में हमें 7 सदस्य लेने हैं, मंत्रिमंडल में हमें 11 सदस्य लेने हैं, तो उस 11 में अलग अलग कास्ट के होने चाहिए। जैसे हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी हम देख सकते हैं, एक शेड्यूल कास्ट का है, एक जाट कास्ट का है, एक बनिया है, एक पंजाबी की, सारी कास्ट को सेटिस्फाई कर सके कि हमारा उम्मीदवार, हमारी कास्ट का उम्मीदवार मंत्रिमंडल का सदस्य है, हमारी बातों को वहां प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेक्स्ट आता है कास्ट एंड प्रेशर ग्रुप, की जो कास्ट है वो इंडिया में सबसे बड़े प्रेशर ग्रुप का रोल अदा करती है। और वो रोल कैसे अदा करती है कि जब भी कोई राष्ट्र या कोई भी सरकार, कोई भी नियम कायदे कानून जब बनाए जाते हैं ना, तो उस समाज की अवहेलना करके नहीं बना सकते। समाज की अगर अवहेलना करेगा, कोई भी सरकार अवहेलना करेगी, तो उन कानूनों को लागू ही नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि केरल में सबरीवाला मंदिर को लेके की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन दे दिया कि वहां लेडीज जा सकती हैं, लेकिन फिर भी समाज उस चीज को मान्यता नहीं दे रहा है अभी पूर्ण रूप से। और सबरीवाला मंदिर के डिसीजन के बाद जो केरला में बाढ़ आई थी भयंकर लास्ट ईयर, उसको इसी चीज से जोड़ा गया था कि हमारी एक प्रथा, हमारी जाति का जो एक अनुसरण था उसको तोड़ा गया, तो इतनी भयंकर आपदा देखने को। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप, जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति का है, तेलंगाना में तेलगा समुदाय है, गुजरात में क्षत्रियों का है, बिहार में कायस्थ का है, महाराष्ट्र में मराठाओं का है। ये राजनीति में सक्रिय योगदान अदा करते हैं। बहुत प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज पर। नेक्स्ट है जाति एवं आरक्षित प्रतिनिधित्व, कि कास्ट के बेसिस पे हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और विधानसभा जो लेजिस्लेचर है, उनमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है। आर्टिकल 331 और 333 क्या कहते हैं कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में भी जाति के आधार पर पद आरक्षित किए गए हैं। जैसे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व्ड है, और लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें SC ST के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है जाति एवं प्रशासन, की नौकरियों की जब बात होती है सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों में भी कास्ट बेसिस पे रिजर्व्ड की गई है सीटें। और रिजर्व्ड सीटों की चाहे परसेंटेज लेवल देख लो, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, वो भी दूसरों से डिफर होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था तथा जातिवाद। तो भारतीय राजनीति में पंचायत के तीनों सत्रों पे, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों सत्रों पे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 1/3 पद संरक्षित किए गए हैं कि सिर्फ उन्हीं के लिए है। और नेक्स्ट आता है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, क्योंकि जो जातियां हैं वो बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह का रोल प्ले करती हैं, और दबाव समूह देश की सक्रिय राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि संविधान के द्वारा SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है, इवन पार्लियामेंट और ग्राम पंचायत में भी उनकी सीटें रिजर्व्ड है। इसी तरह से कबीलों की जो व्यवस्था होती है उनको बदला नहीं जा सकता, उनकी प्रथाएं, उनका कास्ट सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, और इसी अफेक्ट की वजह से, या ये जो हमारी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ ड्रॉबैक्स या कमियां या हानियां देखने को मिलती हैं। और वो क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं कि जातिवाद की वजह से हमारी जो राष्ट्र भक्ति, ईमानदारी, प्रतिभा या एकीकरण की जो प्रवृत्ति है वो पूर्ण रूप से अपेक्षित हो गई है। एक दूसरे को, हाँ ये हमारी जाति का है या नहीं है, हमें इसके साथ रहना चाहिए या नहीं, मुझे इसका काम करना चाहिए या नहीं, यही चीजें मायने रखती हैं। और ये सारी चीजें आपस में जेलसी को, नैरो माइंडेड सोच को, झगड़ों को पैदा करती हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ाती हैं, और जो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो मोटो है ना, उसको मजाक बना के रख दिया कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सबको इक्विवेलेंट मान के चलना।
लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव जातिवाद ने बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया है, और इसीलिए हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्मूथली वर्क भी नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी ये चीज निहित है। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई है उसके परिणाम अच्छे होने की बजाय उसके परिणाम उल्टे ही दिखाई देते हैं, कि रिजर्वेशन की वजह से लोगों के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा जेलसी, भाई भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ दिखाया गया है कि जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं, ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो हमने पीछे डिस्कस की गई। फिर आता है दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में दलित राजनीति की, जिस SC ST की हम बात करते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, वो क्या है? जो दलित शब्द है वो हिब्रू भाषा के डाल से लिया गया है। डाल का मतलब होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। तो दलित का अर्थ है समाज का वह वर्ग जो उच्च वर्गों द्वारा शोषित किया जाता है। उच्च वर्ग ने जिनके अधिकार छीन लिए हैं, चाहे वो सामाजिक अधिकार थे, चाहे आर्थिक थे, चाहे राजनीतिक। क्योंकि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी सत्ता पर उच्च वर्गों का आधिपत्य था। दलितों के साथ या कुछ जाति समूह के लोगों के साथ शोषण किया जाता था। तो उन शोषित व्यक्तियों को दूसरे लोगों के सम्मान लेके आने के लिए, उनके अंदर आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए, उनका आत्म सम्मान विकसित करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था। जो रिजर्वेशन आजकल वोट बैंक बन गया है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए कुछ काम नहीं करती, सिर्फ कागजों में वो योजनाएं होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है जिस हिसाब से उनका रिजर्वेशन। और इंडिया की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेट 70% लोग इसी बैकवर्ड क्लासेस या इसी ग्रुप से संबंधित है। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी इतना ही परसेंटेज था, अब भी इतना ही है। तो इतने टाइम से ये जो रिजर्वेशन चल रहा है, सरकार बात करती है सुविधाएं देने की, इन लोगों ज्यादा से ज्यादा इनको ज्यादा कुछ लीननेस दी जाती है हर चीज में, या इनको समाज कल्याण की जो नीतियां चलाई जाती है इनके लिए, तो उनका फायदा क्या है? अब भी इनकी स्ट्रेंथ इतनी काउंट होती है। तो ये चीज किसको दिखाती है कि जाति प्रथा या आरक्षण से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता जा रहा है। और भारत में इसी दलित या आरक्षण या रिजर्वेशन पॉलिसीज के कुछ बैड और कुछ गुड एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है, कि भारत के जो समाज है उस समाज में बहुत सारी जातिवाद के साथ साथ और बहुत सारी जो जाति से ही संबंधित प्रथाएं थी वो देखने को मिलती थी। बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, उसके बाद महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने इनके उद्धार के लिए काम किए हैं और संविधान में संवैधानिक प्रावधान लागू करवाए इनके विकास के लिए। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि संविधान में इनके विकास के लिए, कल्याण के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, और उसके बाद इन प्रोविजंस का इनको बेनिफिट क्या मिल रहा है और इन्हें लॉस क्या हो रहा है इस चीज का, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल्स आप सबको अच्छे से करने हैं, कि भारतीय संविधान में भी भारतीय समाज के इस पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। और उस प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान आता है आर्टिकल 15 के अंडर। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देश के किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार के अंडर है, चाहे किसी की प्राइवेट संस्था, सार्वजनिक कल्याण की संस्थाओं पर, इन सब आधारों पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब भी उन चीजों का समान रूप से उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में इन्हीं चीजों को भेदभाव की मनाही, वंश, जाति, जन्म स्थान, साथ एक चीज ऐड की गई है जो आप सबको ध्यान रखनी है, निवास, कि निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं है कि आप तो यूपी के रहने वाले, आप तो बिहार के हो, हम हरियाणा के हैं, हम पंजाब के हैं, हम गुजरात के हैं, आप बिहार को, मतलब उनको इंफीरियर देखना उन लोगों।
या फिर सरकारी नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव करना कि सरकारी नौकरी या सरकारी पद की नियुक्ति में इन व्यक्तियों के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 16 का ही पार्ट 4। 16 क्या कहता है? कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पार्ट 4 कहता है 16 का ही कि इन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य देश की बात नहीं की गई है, राष्ट्र की बात नहीं है, राज्य की बात की गई है कि प्रत्येक राज्य अगर चाहे तो आर्टिकल 16 का ही 4th भाग अमेंडमेंट करके किया गया था कि इन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है, जिससे इन लोगों को भी कंपीट करने में या एक समान विचारधारा में आने में सहयोग प्राप्त। फिर आता है आर्टिकल 17 जो कहता है छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि इन लोगों का शोषण सबसे ज्यादा इन्हीं दो आधारों पर होता था, छुआछूत और अस्पृश्यता, कि उच्च वर्ग के लोग इन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं करने देते थे, कुओं से पानी नहीं लेने देते थे, इन्हें अछूत मानते थे। फिर है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है वो हमें योग्यता देता है ना, कोई भी व्यवसाय करने की योग्यता, तो वो व्यवसायिक योग्यता का अधिकार भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर व्यवसाय नहीं होगा कि आपके जो पेरेंट्स थे या माँ बाप थे कि अगर मोची है तो मोची का ही काम करेगा, नहीं, अगर वो एजुकेशन लेता है, वो सक्सेसफुल होता है उस चीज में, वो सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, उसे अपनी मर्जी के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होगी, वो अपना पारिवारिक व्यवसाय अपनाए या नहीं अपनाए ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। फिर है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थल है वो सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनमें प्रवेश को लेकर। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि राज्य निधि से, राज्य निधि मतलब कोई भी संस्था है, स्कूल कॉलेज है, वो राज्य उसको फाइनेंशियल हेल्प देता है, जैसे आपका कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, राज्य देता है टीचर्स को सैलरी, राज्य ने बिल्डिंग बनाई है, तो इस तरह की किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप धर्म के हो, आप इस जाति के हो, आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। नेक्स्ट है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि सामाजिक व्यवस्था में जितने भी साधन हैं उनकी स्थापना या लोक कल्याण के, कि कोई भी राज्य लोक कल्याण से संबंधित जो काम करता है उसमें सभी व्यक्तियों को वो सुविधाएं या मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाती है वो समान रूप से सबकी समान की जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। 46 क्या कहता है कि राज्य इन SC/ST ग्रुप के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए इन्हें रिजर्वेशन संरक्षण प्रदान कर सकता है, कि इन व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा सकता है, रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने की बात की गई है। फिर आता है आर्टिकल 73 जिसमें संसद द्वारा पारित कर दिया गया ये अधिनियम कि SC/ST और वुमेन्स के लिए 1/3 स्थान रिजर्व कर दिए गए हैं पंचायती राज में। फिर 74 में नगर निगम में भी SC/ST और वुमेन्स के लिए 1/3 स्थान रिजर्व है। फिर आता है आर्टिकल 93 का जो अमेंडमेंट था। 93 के अमेंडमेंट में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 4 का जो 15 का आर्टिकल 15 का पार्ट 4 था जो कहता था कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की कोई भी सरकारी या निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो निजी किसी संस्था की ही है शैक्षणिक, जैसे वैश्य संस्था है, जाट संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी इन पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रवेश से मनाही नहीं मिल सकती, कि इनकी उन संस्थाओं में सीटें भी रिजर्व करवाई जा सकती हैं या फिर उन संस्थाओं में भी इनको दूसरों के समान प्रवेश की अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भारतीय लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं और SC के लिए हैं लोकसभा में
545 में से 84 सीटें और एसटी के लिए हैं 47 सीटें, तो टोटल 131 131 सीटें रिजर्व की गई हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है आर्टिकल 332 332, और 332 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में भी राज्य की जनसंख्या के अनुपात से एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। अब ये रिजर्वेशन हर स्टेट में अलग अलग है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात से है ये, और हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और हमारे यहाँ रिजर्व्ड है एससी एसटी के लिए 17 सीटें रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335, और अनुच्छेद 335 कहता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए या दूसरी इन लोगों को अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, कि राज्य प्रावधान करके एससी एसटी या पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दे सकता है, तो वो रिजर्वेशन 10-10 साल की अवधि के लिए शुरू हुआ था। पहले 10 साल दिया गया, 10 करते वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपकी बुक में 95 अमेंडमेंट है जो 2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन लेटेस्ट 126 अमेंडमेंट है जो 2019 के एंड में किया गया था और रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है 2030 तक। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि संसद ने प्रोविजन पारित करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया गया है, और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होता है आर्टिकल 338 के अंतर्गत, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन का गठन किया गया है आर्टिकल 338 का ही पार्ट ए बनाया गया है। और 17th पॉइंट आता है इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 1993 में संसद ने प्रोविजन पास करके एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जो 1993 में बना था, और यही पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तीनों राष्ट्रीय आयोग मिलके इस पिछड़े वर्ग या इस वर्ग में जो कास्ट जो आती हैं उन सब के उत्कर्ष के लिए काम करती हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, इसको मेंशन कर लेना। फिर आता है कि ये सारे रिजर्वेशन से संबंधित या जो सारे काम किए गए थे कि क्या क्या निहित किया गया था। ये किरण बाला आप आयोग क्यों लिख रहे हो बेटा स्क्रीन पे? नेक्स्ट है कि इस जो रिजर्वेशन दिया गया, इस रिजर्वेशन के लिए क्या इस रिजर्वेशन का फायदा मिला या इस रिजर्वेशन के फेवर में क्या क्या चीजें। तो रिजर्वेशन के फेवर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? पिछड़े वर्ग या शोषित वर्गों के आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये बहुत गरीब वर्ग था, इनके बच्चों को कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन ये फीस नहीं दे सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो इन्हें फीस माफ की गई। फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे सरकारी नौकरियों के लिए, तो फॉर्म की फीस हाफ की गई इनके लिए। नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए। दूसरा, आरक्षण की पॉलिसी के तहत लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी विकसित किया जाना था कि ये लोग जब उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचेंगे तो समाज की मानसिकता बदलेगी इनके प्रति। जो इनके साथ छुआछूत का, अस्पृश्यता का व्यवहार करते थे वो अब इन्हें भी उच्च दर्जे से देखेंगे। नेक्स्ट, संविधान में, हमारे संविधान में निहित है सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिपाटी। और सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब है सभी समुदायों के लोगों को समान समझा जाए, और ये आरक्षण की नीति के तहत इस कमजोर या पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा देश की राजनीति में बढ़ाया जाना था, इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया। फिर है पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक चेतना का संचार करना, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी रोजी रोटी की रहती थी, गरीब स्थिति थी, तो जब ये आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो फिर ये राजनीति में भी सक्रिय योगदान देंगे, राजनीतिक रूप से भी चेतना जागृत होगी, इसीलिए इनको कुछ स्पेसिफिक अधिकार कर्तव्य दिए गए, आरक्षण दिया गया। फिर है छुआछूत जैसी प्रथा से छुटकारा दिलाने के लिए, जो अमानवीय प्रथा है, जो इन लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उठाना है, उसका उत्कर्ष करना है, तो सबसे पहले उसकी मानसिकता का विकास करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है उच्च वर्ग, जो इन लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे, शासन व्यवस्था पे आधिपत्य स्थापित करके रखते थे, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में इनके पद आरक्षित किए गए कि ये लोग भी राजनीति में योगदान अदा कर सकें। इस पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक सुधार किया गया, शिक्षा संस्थाओं में इन्हें आरक्षण भी इसी उद्देश्य से किया गया कि ये उच्च पद प्राप्त कर सके, राजनीति में योगदान दे सके। तो ये थे वो सारे अच्छे पहलू जो रिजर्वेशन से इनको बेनिफिट हुआ पिछड़े वर्ग को। लेकिन इस रिजर्वेशन से इनको और दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। वो क्या है कि रिजर्वेशन ने भारतीय समाज में जातिवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कैसे कि उच्च वर्ग के लोग अब ये समझने लगे हैं कि इसको कम मार्क्स आए फिर भी इसका उस सीट पे एडमिशन हो गया, मेरे इतने मार्क्स है तब भी एडमिशन नहीं हुआ। तो क्या है, वो अपने दिमाग के अंदर या अपनी सोच में इनके प्रति जो संकीर्णता है, जो सेल्फिशनेस की जो फीलिंग है, वो ज्यादा जहर घोल रही है जाति के आधार पे जो रिजर्वेशन दिया गया है। और नेक्स्ट है कि इस रिजर्वेशन का फायदा पिछड़े वर्ग का एक छोटा सा वर्ग ही ले रहा है। उस पूरे के पूरे रिजर्वेशन का फायदा कुछ कास्ट ही उठा रही है, बाकी सब तो अब भी उन सुविधाओं से वंचित है। जैसे एससी एसटीज का अलग अलग होता है, लेकिन एसटी उस चीज का इतना बेनिफिट नहीं उठा पाते, उनको एससी में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एससी में भी कुछ स्पेसिफिक कास्ट ही उस लेवल को अचीव कर पाई है, बाकी अब भी वही है। फिर आता है कि कमजोर और पिछड़ा वर्ग सरकारी सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भर हो गया है कि वो खुद से अपने विकास की कोशिश ना करके, मानसिक विकास ना करके, हर चीज के लिए सरकार से डिमांड करता है, या सरकार की जैसे कि इनको कोटा मिलता है या फिर जो भी बीपीएल कार्ड सुविधाएं जो मिलते हैं उन्हीं पर निर्भर होकर रहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया था, तो उस समानता में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई थी, ना कि ये किसी जाति को विशेष दर्जा ही दे दिया जाए, किसी जाति को आरक्षण ही प्रदान कर दिया जाए। इससे कमजोर वर्गों के प्रति उच्च वर्गों की जो जातिवाद की भावना है वो और ज्यादा प्रबल हो। और उसी प्रबल भावना की वजह से, जैसे अब कई एग्जाम्पल की बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जो मैंने भी देखे, आप सबने भी देखे होंगे, जिन गांवों में पंचायत में हमेशा उच्च जाति वर्ग के लोगों का ही आधिपत्य रहता था, कि कुछ परिवार ऐसे थे वही सरपंच बन रहे थे, या उन्हीं के परिवार का बोलबाला था, उन्हीं की जाति का बोलबाला था, और उनके घर का कोई लड़का किसी शेड्यूल कास्ट की लड़की को अगर पसंद भी करता होगा, पहले वो उस चीज को इग्नोर करते थे कि नहीं, लेकिन फिर जब पंचायत की सीट या सरपंच की सीट रिजर्व्ड आई तो वो उसी लड़की को बहू बना के ले आते हैं, क्योंकि पंचायत या सरपंच उन्हें अपने घर का ही रखना है अब भी। तो ये चीजें कि एक मानसिकता को नहीं बदल रही है ये रिजर्वेशन पॉलिसी उनकी। फिर है, आरक्षण की नीति के कारण कमजोर तथा निम्न वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में तो स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा से ये सरकारी सेवाएं उन्हें काट रही हैं। जैसे कहा जाता है ना, तुम्हें तो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत नौकरी मिली हुई है, तुम इंटेलिजेंट थोड़े ही हो। तो ये चीज क्या है, मानसिकता को ठेस पहुंचाती है। फिर है, लोक सेवाओं में पहुंचे सामान्य सत्र के लोगों का और प्रशासनिक सत्ता का हाश हो रहा है, क्योंकि क्षमता में विभाजन हो रहा है कि हायर पोस्ट पे एक तो बिल्कुल इतना एफिशिएंट 99% मार्क्स लेके एक बच्चा जाता है, और एक 50% मार्क्स से उसको वो चीज अचीव हो रही है। तो ये डिफरेंसेस भी उनकी मानसिकता में भी, उनकी कार्य प्रणाली की क्षमता में भी भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। तो आज हम करेंगे सिर्फ यहीं तक।